डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल इंश्योरेंस में दूसरी चीज़ जो कवर होती है, दैट इज़ अपना इंजीनियरिंग इंश्योरेंस। इंजीनियरिंग इंश्योरेंस क्या होती है कि हमारी मशीनरी या कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ पे हमारी मशीनरी पड़ी है, हमारे वर्कर्स हैं या फिर हमारे सामान पड़ा है, तो वहाँ पर उसकी इंश्योरेंस कैसे होगी। ठीक है, अब मैं प्रोजेक्ट लेके ले लिया कि मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी हुई है बच्चे ने, और उसने प्रोजेक्ट ले लिया इन हैंड, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो कंस्ट्रक्शन में बहुत बार चोरी भी होता है, बहुत बार सामान खराब भी होता है, और वहाँ पे एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो उस केस में अगर कभी अर्थक्वेक या फिर फ्लड्स आ जाएं या फिर अपना रेन की वजह से, स्टॉर्म, नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से कोई सामान डैमेज हो जाए, तो उस केस में कैसे कवर होगा। क्या वो सारा नुकसान सिविल इंजीनियर को खुद उठाना पड़ेगा या फिर जिस पार्टी ने वो प्रोजेक्ट हैंड ओवर किया हुआ है उसको उठाना पड़ेगा। तो इस केस में बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। पहले तो हो जाता था बिकॉज़ ये इंश्योरेंस, इस तरह की इंश्योरेंस कोई थी ही नहीं। जब से ये इस तरह की इंश्योरेंस आनी शुरू हुई, तो लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है। ठीक है? ये इसको हम कॉन्ट्रैक्टर्स ऑल रिस्क पॉलिसी भी कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स ऑल रिस्क पॉलिसी में कि कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी सारी इंश्योरेंस करवा रखी है, अपना मटेरियल की भी, अपना मशीन्स की भी और अपने प्रोजेक्ट की भी। ठीक है? इंजीनियरिंग इंश्योरेंस it refers to the economic safeguard to risks faced by the ongoing construction project, installation project and machines and equipments in the project operation। क्योंकि वहां पर अगर प्रोजेक्ट में नींव डालने से लेकर उसके खड़े होने तक, या फिर उसके फाइनल टच तक मशीन्स का जो यूज़ हो रहा है, अगर हम बात करें प्लेंथ से लेकर अपना बिल्डिंग इरेक्शंस तक, और उसके बाद उसके ऊपर जो मशीन्स यूज़ होती हैं मार्बल या फिर टाइल्स लगाने के लिए या फिर अपना फिटिंग्स की, तो वो सब इसमें कवर्ड है। इंश्योरेंस पीरियड का कितना कौन सा होगा, सेम एज द कंस्ट्रक्शन पीरियड। जब तक कंस्ट्रक्शन चल रही है तब तक आपको इंश्योरेंस करवा के रखनी पड़ेगी। ठीक है? कंस्ट्रक्शन पॉलिसी में कवर क्या क्या होगा कंस्ट्रक्शन वर्क्स का। ठीक है, नंबर वन, कंस्ट्रक्शन प्लांट का थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। अगर कोई थर्ड पार्टी को डैमेज हो जाता है मेरी वजह से, तो उसको भी कवर होगा। जैसे मेरा काम चल रहा था, नीचे से कोई गाड़ी निकली या फिर कोई बंदा निकला और उसको प्रॉब्लम, उसको मेरी वजह से कोई एक्सीडेंट हो जाता है वहां पर, तो उस केस में लाइबिलिटी किसकी होती है, इंश्योरेंस कंपनी उस केस में लाइबिलिटी पे करती है। इंटरफेरेंस और रिमूवल ऑफ सपोर्ट। अगर मैंने बिल्डिंग खड़ी कर रही हूँ, उस वक्त मैंने चेक करने के लिए कि मैंने जैसे से सारे की सारी लकड़ियां निकाली जैसे कि, तो वहां पर अगर वो गिर जाती है तो वो भी उसमें कवर होगा। ठीक है, डिलेड स्टार्टअप एंड एडवांस प्रॉफिट्स, ये सब इसमें कवर है। ठीक है, एनुअल पॉलिसीज में क्या कवर होगा, मशीनरी ब्रेकडाउन, बिजनेस इंटरप्शन, ठीक है, डिटोरेशन ऑफ गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स प्लांट्स एंड मशीनरी एंड सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीटेड रिस्क। ठीक है, इसमें ये टेम्पररी पॉलिसीज में आएगा, कंस्ट्रक्शन ऑल रिस्क और इरेक्शन ऑल रिस्क। इसमें एडवांस लॉस ऑफ प्रॉफिट इन कार एंड एडवांस लॉस ऑफ प्रॉफिट इन EAR, दैट इज इलेक्शन ऑर्डर्स पॉलिसी एंड कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज भी इसमें कवर आ जाएगी। ठीक है, EAR कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, जो डिटरमाइनिंग वैल्यू फैक्टर जो होता है इसमें, वैल्यू ऑफ इरेक्शन एंड इंस्टॉलेशन वर्क्स, अगर 50% से अबव है तो EAR दैट इज इरेक्शन ऑर्डर्स पॉलिसी, अगर ये 50% से बिलो है तो कंस्ट्रक्शन ऑर्डर्स पॉलिसी होगी, कॉन्ट्रैक्टर्स कंस्ट्रक्शन ऑर्डर्स पॉलिसी। इसमें एंडोर्समेंट्स क्या है स्पेशल, एक तो है स्ट्रक्चर इन सिस्मिक जोन्स, जो सिस्मिक जोन्स है वहां पर अगर कंस्ट्रक्शन चल रही है तो वो कवर में नहीं होंगी। टनल्स, गैलरीज और सब से सर्फेसेस स्ट्रक्चर्स जो होंगे वहां पर भी इंश्योरेंस पॉलिसी काम नहीं करेगी। डैम्स एंड वाटर रिजर्वायर्स के पास कर रहे हो तब भी ये कवर नहीं करेगी। सेक्शंस में के पास कर रहे हो तो भी नहीं। कैंप्स एंड स्टोर्स, कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स, सेफ्टी मेजर्स, फायर फाइटिंग फैसिलिटीज एंड फायर सेफ्टी ऑन साइट, पाइलिंग फाउंडेशन ऑफ एंड रिटेनिंग वॉल वर्क्स, इन सब में ये स्पेशल एंडोर्समेंट है, ये एक्सक्लूडेड है पॉलिसी में से। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं पीरियड ऑफ कवर आ जाएगा हमारा। स्पेशल केसेस में इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, मंथली आपको अपडेट करना पड़ता है कि मेरे पास कितना मटेरियल है, कब कितना आया। उनके बिल्स वगैरह जो हैं आपको संभाल के रखने पड़ेंगे, राइट। जैसे कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये तो है नहीं है कि आप महीने में एक बार ही मंगवाओगे, आप वीकली भी मंगवाते हो। अगर काम तेजी से चल रहा है, अगर स्लो चल रहा है तो भी आप उसमें बिल्स जो है वो रिटेन करके रखोगे। एक्सटेंशन और डिले, कई बार जैसे कि पैंडेमिक आया था पीछे, तो पैंडेमिक की वजह से बहुत से कंस्ट्रक्शन वर्क डिले भी हुए थे। इंटरप्शंस एंड सस्पेंशंस,
ठीक है। पीछे से फंड्स नहीं आ रहे हैं तो इंटरप्ट हो जाता है या फिर सस्पेंड हो जाता है काम। अर्ली टर्मिनेशन, कि हम पहले ही इस प्रोजेक्ट को खत्म कर रहे हैं। फेज्ड हैंड ओवर, ये सब क्या है इसमें, आप स्पेशल इंफॉर्मेशन जो है आप अपडेट करोगे। ठीक है। कंस्ट्रक्शन और रिस्क पॉलिसी में रिस्क असेसमेंट होता है एंड इंडिविजुअल एनालिसिस इज रिक्वायर्ड फॉर ईच कंस्ट्रक्शन वर्क। नंबर वन इसमें आता है कि अगर ये कॉन्फ़िगरेशन एंड एक्सपोजिशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन साइट ये नेचुरल हैजर्ड्स की वजह से है कि थर्ड पार्टी की वजह से है, तो ये इसमें कवर है भी है लिया हुआ है इंडिविजुअल ने कि नहीं इस पॉलिसी में। टाइप ऑफ वर्क्स एंड मटेरियल्स, कौन कौन सा मटेरियल और कौन सा काम वहाँ चल रहा था, कंस्ट्रक्शन मेथड क्या चल रहा था वहाँ पे, सेफ्टी मेजर्स क्या थे प्लानिंग इन प्लानिंग, कॉस्ट असेसमेंट रिगार्डिंग सेवरल सिनेरियोज ऑफ लॉसेस, क्या क्या आपका वहाँ पर डैमेज हुआ है या फिर चोरी हुई है या फिर जैसे नुकसान हुआ है, वो सारा वहाँ पे एनालिसिस होगा। बिफोर कंस्ट्रक्शन हमें नेचुरल हैजर्ड्स और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन हमें नेचुरल हैजर्ड्स की इंश्योरेंस चाहिए होती है। उसी के साथ हमारे को रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ कनेक्शन विद एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट टिल आफ्टर कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन ऑफ, जब तक हम इसको हैंड ओवर नहीं कर देते, तो उस केस में क्या है मेंटेनेंस भी कवर करनी है। रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ थर्ड पार्टी अनलेस दैट वंस आर एक्सक्लूडेड। ठीक है। अगर थर्ड पार्टी की वजह से कोई अगर रिस्क है तो वो भी इसमें आपका कवर होता है। ठीक है। देन आते हैं हमारे पास मेन बेसिक कवर में अपना बिफोर एंड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन होती है और मेंटेनेंस कवर होती है अलग से, वो ऑप्शनल लेना होता है कि आप बार प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद आप मेंटेनेंस कवर लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते, क्योंकि मोस्टली जो मटेरियल जैसे कि टैप्स लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग्स लगी हुई हैं, वो गारंटी के अंदर होती हैं मोस्टली। आप पुराना मटेरियल कम ही यूज करते हो, राइट। तो वहां पर आपकी जो मार्बल या फिर टाइल्स से लगी हैं वो भी अंडर गारंटी ही होती है, कि उसमें आपको मेंशन होता है कि 1 साल की गारंटी है कि 3 साल की गारंटी है। तो ये आप मेंटेनेंस कवर लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो, दैट्स ऑप्शनल। बाकी जो है आपका बेसिक कवर रहेगा। इंश्योरेंस कवर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा काम चल रहा होता है। एक छोटा सा मकान बनाना है तब अलग है, एक शॉप बनानी है तब भी कम है। मगर इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट चल रहा है तो आपको वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस चाहिए ही चाहिए। ठीक है। क्योंकि आपके काम में सामान आ रहा है जा रहा है और प्रोजेक्ट छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है, तो इस केस में आपको सारी की सारी इंश्योरेंसेस करवानी पड़ती हैं। देन आता है हमारा पीएफआई इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स। प्राइवेटली फाइनेंस प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनकी नीड ऑफ सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है उसमें हम कह देते हैं कि गवर्नमेंट ने करवानी थी, मगर इसमें प्राइवेटली फाइनेंस्ड है, अपना पर्सनल पैसा लग रहा है, तो आप इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखोगे, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवर करवा के रखोगे। एंड इंश्योर्ड जो जिसने इंश्योरेंस करवाई है फॉर कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन इज ऑलवेज द प्रोजेक्ट कंपनी। ठीक है। देन मेन एक्सक्लूजन्स क्या आएंगे, वॉर और कन्वेंशनल एक्सक्लूजन्स हैं ये। वॉर की वजह से अगर कोई नुकसान होता है या फिर न्यूक्लियर रिस्क की वजह से होता है, एक्सप्रोप्रिएशन की वजह से होता है, पेनल्टीज और कॉन्ट्रेक्चुअल और नॉट। देन विलफुल मिसकंडक्ट ऑफ द इंश्योर्ड और ऑफ द टेक्निकल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क्स, कॉन्स्टिट्यूशन लॉसेज, डॉक्यूमेंट्स एंड कैश वैल्यूज, ये मेन एक्सक्लूजन्स हैं। इसके अलावा एडिशनल कवर ऑप्ट कर सकते हो। देन स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स है कि ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन ऑफ वियर एंड टियर, कि आपका सामान आपने मंगवा लिया हुआ है, जैसे आयरन के सरिये का बहुत यूज़ होता है, तो अगर वो सरिया पड़ा पड़ा वहाँ पे वियर टियर कर जाता है, ग्लास वहाँ पे पड़ा हुआ उसको डैमेज हो जाता है, आप पहले नहीं मंगवाओगे, लास्ट लास्ट में मंगवाते हैं मोस्टली, आप देखोगे ग्लास को, ग्लास का काम लास्ट में होता है। और इलेक्ट्रिक फिटिंग्स हैं या फिर ये भी आप ध्यान रखोगे कि आपने अगर मंगवाई हैं तो इनको आपने स्टोर कैसे करना है। टाइल्स का बहुत वियर एंड टियर होता है, डैमेज हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा टूट जाती हैं, तो वो भी आप ध्यान रखोगे। ये आपने ध्यान रखना होता है मेनली। ये आपको लॉस तब मिलेगा जब आप असेस होगा कि ये चीज़ें सही तरीके से नहीं रखी गई थी। जब असेसमेंट होती है तब ये चेक होता है सब कुछ। डिफेक्टिव डिज़ाइन और वर्कमैनशिप रेक्टिफिकेशन रिगार्डिंग मटीरियल डिज़ाइन कैलकुलेशंस एंड ड्राइंग्स, डिडक्टिबल्स हैव टू बी बोर्न बाय द इंश्योर्स। अब इसको हमने 6 कैटेगरीज में अलग से कर दिया। इनहेरेंट वाइज दैट इज वियर एंड टियर, विलफुल एक्ट, सेसेशन ऑफ वर्क वेदर टोटल और पार्शियल, एक्सपेक्टेड पेरिल्स जो कि वॉर, न्यूक्लियर रिएक्शंस हो गए, लॉस और डैमेज ड्यू टू इंटरप्शन कॉज्ड बाय द फेलियर ऑफ एनी गैस, वाटर इलेक्ट्रिसिटी सर्विस और सप्लाई, वो इसमें कवर नहीं है। ठीक है। फंक्शनल फेलियर्स एज मेंटेनेंस कॉस्ट, आपकी अपनी प्रॉब्लम है। हायर्ड इक्विपमेंट्स, अगर आपने किसी और से लिया हुआ है और उसका किराया आपने देना है, तो वो किराया आप किराया नहीं दे पा रहे और उसकी वजह से वो अपना मशीन ले गया है, दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी।
एक्सटेंशन जो है आप ले सकते हो कि आप नेचुरल हैजर्ड्स के लिए या फिर गॉड की तरफ से जो जो कि नेचुरल हैजर्ड्स होते हैं, पेरिल्स होते हैं, उसकी वजह से उसके लिए आप अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनो इरप्शंस हो गए, स्टॉर्म्स हो गए, फ्लड्स हो गए, इन सब के लिए आप कवर ले सकते हो। एक्सटेंशन ऑफ बेसिक कवर टू प्रोवाइड फॉर एक्सटेंशन ऑफ द पॉलिसी इटसेल्फ कैन बी गिवन बाय एडिशनल प्रीमियम पर इरेक्शन टेरिफ। अगर आप चाहो तो अपनी पॉलिसी को एक्सटेंड करवा सकते हो नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए या फिर 1 ईयर के लिए, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। डिसमेंटलिंग कवर इन केस ऑफ ऑलरेडी इरेक्टेड सेकेंड हैंड प्लांट। अगर आपने आपके जहाँ पे आपका ऑलरेडी कोई और प्लांट बना हुआ है या बिल्डिंग बनी हुई है, उसके लिए आप डिसमेंटलिंग के लिए भी आप एडिशनल कवर ले सकते हो कि पहले मैं डिसमेंटल करूंगा, फिर मैं उसको दोबारा से बनाऊंगा, वहां पे न्यू प्रोजेक्ट बनाऊंगा, तो वहां पर आप उसका एडिशनल प्रीमियम दे के भी पॉलिसी ले सकते हो। एडिशनल प्रीमियम आर ऑल्सो चार्जेबल फॉर द रिमूवल ऑफ डेब्रिस, contractors plants and equipment, third party liability if they are to be included in the sum insured। ठीक है, आप उसके लिए भी एडिशनल कवर ले सकते हो। क्लेम सेटलमेंट का प्रोसेस कैसा होगा? आपने जब जब भी कोई क्लेमिटी होती है उसके लिए रिपोर्ट करना है कस्टमर सर्विस पे, और दे विल सेंड द सर्वेयर टू असेस द लॉस। क्लेम्स प्रोवाइड क्लेम्स मटेरियल, वो आपको क्लेम मटेरियल जो है वो ले जाएंगे अपना साल्वेज की तरह से, और उसको अपना चेक करेंगे कि वहां पे उसमें कितना लॉस था। ठीक है, उसके बाद वो असिस्ट करेंगे आपको, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व करेंगे टू कैरी आउट दिस प्रोसेस। व्हेन वो सारा सर्वे करेगी, मटेरियल उठाएगी, जो भी है डैमेज है जैसे भी है वो उठा के ले जाएगी वहां से मटेरियल, और आपको आपका बैंक डिटेल्स लेगी, बैंक डिटेल्स में आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। इस चीज में आपने ये ध्यान करना है कि प्रीमियम जो है आपके पे हुए होने चाहिए। ये नहीं कि आपने कल पॉलिसी करवाई और आज आपको ये क्लेम आ गया। ठीक है, प्रीमियम जो आपके चेक दिया था चेक क्लियर भी नहीं हुआ। राइट, नंबर 2, इसमें नेम ऑफ द पॉलिसी एंड डिटेल्स ऑफ द पॉलिसी होल्डर क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। ये प्रोजेक्ट अगर आपके अंदर है या फिर कि नहीं, ये अगर है तो आपको आपका नाम पे प्रोजेक्ट जो पॉलिसी पे है वो सेम होना चाहिए। प्रीवियस फॉल्स और फ्रॉडलेंट क्लेम्स बाय द क्लेमेंट। अगर पहले भी अगर क्लेम्स आए हैं कि फ्रॉड होता है या नहीं, वो पहले हिस्ट्री निकाल के देख लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइडेड बाय द इंश्योर्ड एज एज सपोर्टिंग एविडेंस ऑफ द लॉस, वो साथ में लगेंगे कि आपका कितना लॉस हुआ है। पर्टिकुलर्स ऑफ द अकरेंस ऑफ टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक प्रोक्सीमेट कॉज ऑफ द लॉस। पहले जैसे चोरी हुई, फिर उसने जाते जाते भाग दौड़ में उसने सामान डैमेज कर दिया, ये था कि इसका मतलब कि पहले थेफ्ट के हिसाब से ये कॉज कॉज डिटरमाइन होगा। जैसे कि आपने रखा हुआ है सामान और ऊपर से बारिश आ गई और सामान आप हटाना वहां से भूल गए, तो वो आपकी गलती है। ठीक है, वहां पे वो इंश्योरेंस में रिकवर नहीं होगा। Whether the insured has met the safety or security precautions of the insurance policy, ये इसमें आ जाता है कि आपने देखा कि बारिश आने वाली है और आपने वहां से सामान हटाया नहीं, मशीन्स हैं उनको कवर नहीं किया, अगर हैवी मशीन जो में बेसिक मशीन है उनको कवर नहीं किया, और जो स्मॉल मशीन इक्विपमेंट्स थे उनको भी आपने, जैसे सीमेंट आपने बाहर छोड़ दिया पानी में, तो वो खराब हो जाएगा सारा का सारा। वेदर द क्लेम इज फाइल्ड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम, जैसे कि 15 दिन के अंदर, मैक्सिमम 15 दिन के अंदर अंदर क्लेम पहुंचना, 24 आवर्स के अंदर इंश्योरेंस कंपनी को हमने इन्फॉर्म करना होता है, और 15 डेज के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पर सबमिट करने होते हैं। वेदर द इंश्योर्ड हैज द इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द पॉलिसी इन द क्लेम, जैसे कि जिसने ये पॉलिसी करवाई है उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है भी है कि नहीं। Existence of any information not mentioned by the insured since underwriting of the insurance policy, जैसे कि आपको पता है कि उस एरिया में बार 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 फ्लड्स आते हैं या फिर वहाँ पे अर्थक्वेक्स बहुत आते हैं, और आपने ये मेंशन नहीं किया, आपका जो घर जो कंस्ट्रक्शन जहाँ पे चल रही है वो रिवर के पास है या फिर टनल के पास है, वो आपने मेंशन नहीं किया हुआ, तो वो अगर आप नहीं मेंशन करते हो तो उस केस में भी इंश्योरेंस कंपनी हेल्प नहीं कर सकती। ठीक है, क्लेम हिस्ट्री ऑफ द इंश्योर्ड एंड कवरेज ऑफ द रिस्क बाय द इंजीनियरिंग इंश्योरेंस पॉलिसी बाय अनदर इंश्योरेंस कंपनीज। अगर ये नहीं कि आपने एक इंश्योरेंस कंपनी से, कई बार क्या होता है कि बड़ा प्रोजेक्ट है तो वो 3 या 4 इंश्योरेंस कंपनी से भी अपना इंश्योरेंस क्लेम फाइल कर सकते हैं, तो वहां पर आप मेन जो जिससे आप भेज रहे हो, तो वो तीनों चारों कंपनीज के पास से कितना कितना क्लेम आपको मिलेगा। ठीक है, ये सारा वो तीनों चारों कंपनीज मिलकर ही असेस करेंगी कि कितना क्लेम देना है, और उनकी एक रेशियो फिक्स करेंगी।
ठीक है? ये नहीं कि आप एक ही चीज़ के लिए 3-4 कंपनी से अलग-अलग क्लेम फाइल कर लो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।